नमस्कार, इनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। सीधे आपको लाइव तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं। से लेकर दवाई तक के लिए जो प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं, उनसे देश के करोड़ों साथी आज लाभान्वित हो रहे हैं। साथियों, दूर सुदूर तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने में भी डिजिटल इंडिया अहम भूमिका निभा रहा है। थोड़ी देर पहले बिहार के साथी ने मुझे बताया कि ई संजीवनी ने कैसे इस मुश्किल समय में घर बैठे ही उनकी दादी मां के स्वास्थ्य लाभ की चिंता की। सबको स्वास्थ्य सुविधा मिले, समय पर अच्छी सुविधा मिले, ये हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एक प्रभावी प्लेटफॉर्म पर भी काम चल रहा है। इस कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत ने तैयार किए हैं, वो आज पूरी दुनिया में चर्चा का भी विषय है और आकर्षण का भी विषय है। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में से एक आरोग्य सेतु का कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिली है। टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप में भी आज अनेकों देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं उनके देश में इस योजना का लाभ मिले। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए ऐसा मॉनिटरिंग टूल होना हमारी तकनीकी कुशलता का प्रमाण है। साथियों, कोविड काल में ही हमने अनुभव किया कि डिजिटल इंडिया ने हमारे काम को कितना सरल बना दिया है। आज तो हम देखते हैं कि कोई पहाड़ों से, कोई गांवों में बने होम स्टे से अपना काम कर रहा है। कल्पना कीजिए, ये डिजिटल कनेक्ट नहीं होता तो कोरोना काल में क्या स्थिति होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया को आज 6 साल पूरे हो रहे हैं और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे और उन्हीं में आपका संबोधन वो आपको सुन रहे थे। फिलहाल के लिए आप खबरों की ओर करेंगे। बीजेपी नेता तरुण चुग ने सीएम ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा है कि बंगाल में गुंडागर्दी चल रही है। इसी के साथ और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं आपको। नेशनल ह्यूमन राइट जिसको न्यायालय नियुक्त किया है, उसके ऊपर भी ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग हमले कर रहे हैं। टीएमसी उनको निशाना बना रही है। सोचिए आम आदमी का क्या हाल होगा कि जब ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोग गए, उनको भी पुलिस ने सिक्योरिटी नहीं दी। लोकल एसडीएम, लोकल एसएचओ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उसका व्यवहार पक्षपातपूर्ण ही नहीं, बदलापूर्ण है। और ये बदला बंगाल की जनता से अपनी हार का बदला। बंगाल की जनता ने बीजेपी को थंपिंग जो इतनी बड़ी सीटें दी हैं, उसका बदला ममता बनर्जी ले रही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं। कांग्रेस नेता अशोक सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के आंकड़े छुपाए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुनाते हैं आपको। लगातार 300 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, मगर प्रधानमंत्री की कॉल नहीं आई। कारण क्या है और जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है? आदरणीय मोदी जी और योगी जी की। किसान सड़कों पर आंसू बहा रहा है, आप लाठी चला रहे हैं। सरकार को जांच करानी चाहिए और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। की हत्या लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं, लाख योगी आदित्यनाथ इवेंट के माध्यम से सरकार की तारीफ करे, होर्डिंग के माध्यम से सरकार की तारीफ करे, मगर सच है ये पहला ऐसा राज्य हो गया है जहां शाम होते ही महिलाएं घर से निकलने में डरती हैं। ये कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। आखिर उत्तर प्रदेश में चाहे धर्मांतरण का मुद्दा हो, अपराध का मुद्दा हो, आखिर सरकार के नाक के नीचे क्यों हो रहे हैं? जवाबदेही क्यों नहीं है? जिम्मेदारी क्यों नहीं है? सरकार को बताना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान होना चाहिए, मगर सरकार गुमराह करने में
नंबर 1 हो गई है, चाहे देश की मोदी सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो। आंकड़े छुपा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि आंकड़े क्यों छुपा रही है? चुनी हुई सरकार जब आंकड़े छुपाएगी तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? हाई कोर्ट ने कहा कि आंकड़े सरकार ना छुपाए, मगर योगी सरकार की आदत हो गई आंकड़े छुपाना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उसको सरकार को पालन करना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की कथनी और करनी में और वित्त मंत्री के कारनामे, मैं ये शब्द इसलिए जोड़ रहा हूं, कारनामे के शब्द को, जो पैकेज घोषणा की थी आदरणीय वित्त मंत्री ने कोरोना काल में, वो किन लोगों को मिला? कहां कटौती हो रही है? एक तरफ आप पेट्रोल और डीजल पर आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं, दूसरे आप जीएसटी कम कर रहे हैं, तो आपका दोहरा चेहरा उजागर होता है। अडानी रेल से लेकर और हवाई जहाज तक बेचने का आप जो काम कर रहे हैं, ये देश समझता है। जिस देश में सुई नहीं बनती थी, हमने आइटम बम तक, परमाणु बम तक, देश के निर्माण में कांग्रेस ने भूमिका निभाई, मगर आप लगातार जिस तरीके से झारखंड लॉकडाउन की वजह से जूझ रहा था, अब लॉकडाउन में ही झारखंड को अब काफी बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि राहत के बीच अब लॉकडाउन जो है वो हटाया जा रहा है। देश भर में जिस तरह से कोरोना का कहर है, उसी बीच झारखंड में राज्य सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में छूट दे दी है और इसी के बीच आज से झारखंड के रांची में पार्क खुल रहे हैं। पार्क के केयर टेकर का कहना है कि किसी को भी बिना मास्क और सैनिटाइजर के पार्क के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। पहले हम पार्क को सैनिटाइज करेंगे और उसके बाद पार्क के अंदर लोगों की ज्यादा भीड़ नहीं होने देंगे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत अब बिगड़ गई है। मुलायम सिंह यादव को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मुलायम को बेचैनी की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम उनकी जांच कर रही है। अस्पताल में उनके सभी टेस्ट भी किए जा रहे हैं। बता दें कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत कई बार बिगड़ चुकी है। बीते साल अगस्त 2020 में पेट में दर्द के चलते उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद जांच में यूरिनल इन्फेक्शन मिला था। इसके बाद उन्हें पेट में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। मुलायम को पेट में सूजन और दर्द पर मेदांता में भर्ती कराया गया था। जांच में पाया गया था कि बड़ी आंत में समस्या है। कोलोनोस्कोपी करके आंत की सफाई की गई है और इसके बाद सेहत में सुधार होने पर डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी थी। मेदांता अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि मूत्र नली में संक्रमण का असर मुलायम सिंह यादव के गुर्दों पर पहुंच गया है और तब उन्हें ये देखने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी, उनके अलावा वरिष्ठ नेता और भाई शिवपाल यादव भी परिवार सहित पहुंचे थे। खबर महाराष्ट्र के सोलापुर से है, जहां बीजेपी विधायक गोपीचंद पडळकर की कार पर पत्थर फेंका गया है। पडळकर ओबीसी आरक्षण के नेता हैं और इस दौरान उन्होंने बताया कि जो उनके साथ ये हमला हुआ है, उन पर इस दौरान उन पर पत्थर फेंका गया है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए वो सोलापुर आए थे। उस समय गोपीचंद पडळकर पर पथराव किया गया था। घटना सोलापुर के शैल्य हक महादेव मंदिर के पास हुई है। पथराव में पडळकर की कार का शीशा टूट गया। हालांकि वाहन में सवार किसी को भी चोट नहीं आई है। तो खबर महाराष्ट्र के सोलापुर से बता रहे हैं आपको, जहां पर विधायक गोपीचंद पडळकर की कार पर पत्थर फेंका गया है। ओबीसी आरक्षण जन जागरूकता यात्रा के दौरान एक बैठक में वो हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे सोलापुर, जहां पर उनके साथ ये हादसा हुआ। पथराव उन पर किया गया है शरारती तत्वों द्वारा, जिसके दौरान उनकी गाड़ी का शीशा भी टूट गया है। कार का शीशा उनका टूटा और हालांकि वाहन में सवार किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं, जहां पर बाल बाल बचे हैं। गोपीचंद पडळकर, उनकी कार पर पत्थर फेंका गया था। लगातार शरारती तत्व इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं और फिलहाल का ये मामला महाराष्ट्र के सोलापुर से है, जहां पर ओबीसी आरक्षण जन जागरूकता यात्रा के दौरान गोपीचंद पडळकर, जो बीजेपी के विधायक हैं सोलापुर से, वो पहुंचे थे, जहां पर बैठक में हिस्सा लेने के लिए वो सोलापुर आए थे और उस समय गोपीचंद पडळकर पर पथराव किया गया था। घटना सोलापुर के श्री शैल्य हक महादेव मंदिर के पास हुई है। पथराव में पडळकर की कार का शीशा भी टूट गया है। हालांकि वाहन में जो सवार लोग थे उनको कोई चोट नहीं आई है। गनीमत यही रही कि सब सुरक्षित है, लेकिन शरारती तत्वों का इस तरीके से हमला करना काफी निंदनीय है। बीजेपी विधायक हैं गोपीचंद पडळकर, जिनकी कार पर हमला हुआ।
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस एनकाउंटर में एक 25,000 रुपए के इनामी बदमाश घायल हुआ है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि पुलिस चेकपोस्ट पर मोटरसाइकिल से 2 लोग आ रहे थे और उन्हें रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वो नहीं रुके। पुलिस ने पीछा किया, जिसके बाद अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की। आखिरी में थानाध्यक्ष पवाई और चौकीचार मित्तुपुर जब पहाड़पुर पुलिया पर चेकिंग कर रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए गए। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो खंडौरा की तरफ भागे। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया और आरटी सेट से अवगत कराया गया। थानाध्यक्ष बेलरगंज भी उधर पहुंचे। जब अभियुक्त द्वारा अपना आपको घिरा हुआ पाकर फायरिंग, पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और इसे गिरफ्तार किया गया। दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर अंधेरे में भाग गया। बदमाश का नाम, जिसके गोली लगी है, उसका नाम नदीम है और ये एक शातिर गौकश है। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस को शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी किया गया है और इसी अभियान के तहत पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई की है। यूपी के मिर्जापुर से ये खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर पुलिस ने शराब माफियाओं के साथ जो अभियान जारी किया था, उसमें पुलिस लगातार शराब माफियाओं को संपत्ति उनकी कुर्क कर रही है और इसी क्रम में मिर्जापुर में पुलिस ने शराब माफिया अनूप मालवीय उर्फ टाइगर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1,65,00,000 रुपए की संपत्ति को सीज किया है। पुलिस ने शहर में ढिंढोरा पीटते हुए मकान को सीज करने की कार्रवाई की है। 2020 में एक अभियोग दर्ज हुआ था। उसी विवेचना के तहत जो है इसकी प्रॉपर्टी का जो हमने चिन्हीकरण किया था, इसी चिन्हीकरण के तहत इसका गैंग भी रजिस्टर्ड हुआ है। उसके गैंग के जो मेंबर्स हैं, इसमें संजय मौर्य है, कमलेश मौर्य है, विंध्यवासिनी है, तो इस तरह के लोग हैं। उनकी प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने चिन्हित किया था। टोटल मिलाकर के इसी प्रदेश में, इसी के मद्देनजर आज ये कार्रवाई चल रही है। आपके सामने 1,65,00,000 का ये मकान है जो सीज किया जा रहा है। किशन प्रसाद की गली, थाना कोतवाली शहर में ये पड़ता है। यहीं का रहने वाला था अनूप मालवी उर्फ टाइगर और इसके सदस्य जो हैं उनकी प्रॉपर्टी टोटल मिला करके हमने अनूप मालवी की टोटल है 6,57,00,000 के आसपास और टोटल जो प्रॉपर्टी हमने सीज किया है इसमें जो है डीएम साहब के आदेश से वो लगभग 11 करोड़ रुपए की है और ये निश्चित तौर से बहुत अच्छा कार्य हुआ है। इससे एक मैसेज भी जाएगा अपराधियों के बीच में कि अगर कोई अपराध जगत में जो है अपराध करके कोई प्रॉपर्टी कमाता है तो निश्चित तौर से नियमानुसार विधिसम्मत ढंग से उस प्रॉपर्टी का चिन्हीकरण करके जो अपराध की दुनिया से कमाया गया होगा उसका कुर्क किया सकता है और तदनुसार हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे लोग के अच्छे कार्य करें और अच्छे कार्यों में लिप्त रहें। राज्य सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में नए नियमों में छूट दी है। आज से झारखंड की ओर से रांची में पार्क खुल रहे हैं और पार्क के केयरटेकर का कहना है कि किसी को बिना मास्क और सैनिटाइजर के पार्क के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। पहले हम लोगों को सैनिटाइज करेंगे और उसके बाद लोगों को पार्क में जाने की इजाजत होगी। हालांकि ज्यादा भीड़ नहीं जुटाई जाएगी। जब आदेश हो जाएगा, अभी चिट्ठी नहीं आया, चिट्ठी आने के बाद में उसको सैनिटाइजर करके सभी को अंदर करना है बिना मास्क के नहीं। और सरकार के चिट्ठी सभी ने मिला, लेकिन पेपर ऊपर के माध्यम से 50% आदमी को रखने के आदेश इसमें है। ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रखना है, करना नहीं है। कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, इस पे आप किस तरह लोगों पे कंट्रोल करोगे? क्योंकि भीड़ तो होगी पार्क में। अभी कोविड खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी गाइडलाइन में है कि उसको देखते हुए, भीड़ भाड़ को देखते हुए पार्क को चलाना है और बिना सैनिटाइजर और मास्क के बिना नहीं आदमी के अंदर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोतवाली मंगलपुरा पुलिस ने रामगंगा नदी में किनारे खादर में कच्ची शराब की भट्टी लगाकर देसी शराब बना रही 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे शराब बनाने के उपकरण के साथ ही लहान और शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले यूरिया बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक नगर अमित आनंद के मुताबिक इन शातिर अपराधियों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। आज भी इनकी गिरफ्तारी कर इनसे काफी ज्यादा कच्ची शराब बनाने के उपकरण और सामग्री बरामद हुई है। ये कोतवाली के नेतृत्व में बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए अवैध शराब पे कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है
इनकी निशानदेही पे 17 जलती हुई भट्टियाँ भी बरामद की गई। 900 लीटर लहन का नष्ट किया गया। साथ ही 20 लीटर अपमिश्रित अवैध शराब, 3 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम यीस्ट भी बरामद की गई। इनके ऊपर पूर्व में भी एक्साइज एक्ट के मुकदमे पंजीकृत है। सूचना प्राप्त हुई थी कि भोजपुर के जंगलों में रामगंगा नदी के किनारे इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। मौके पर पुलिस ने दबिश दी और इसके बाद ये गिरफ्तारी और ये बरामदगी की गई है। इसमें अन्य 4 लोगों के भी नाम आए हैं। महेंद्र, पालू, ओम प्रकाश, राजेंद्र, ये सभी नागफनी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये इस समय वांछित है। इनके गिरफ्तारी के यूपी के बस्ती में तेज रफ्तार का कहर 2 जिंदगियों पर आफत बनकर टूटा। दरअसल एक कार बेहद तेज गति से आते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र के डीलिया चौराहे के मोड़ पर एक चाय की दुकान में जा घुसी। इस दौरान दुकान के अंदर मौजूद 6 लोग इस घटना का शिकार हुए हैं। चाय पी रहे 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 अन्य पुलिस ने स्थानीय लोगों को मदद के साथ जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। घटना के बाद कार चालक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर बुरी तरीके से पीटा और उसके बाद पुलिस को सौंप दिया है। कार चालक का इलाज भी जिला अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल इस दुर्घटना के बाद पुलिस कार चालक के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। वही गाड़ी लेके चढ़ा दिया, सब तस्वीर हुआ। कौन सी गाड़ी थी? अब लोग आए, हम देख ले भैया कौन कार है, कोई कार है, कोई सीधे दुकान के अंदर जो है दुकान के अंदर जितने लोग बैठे थे तो पुलिस चढ़ गया दुकान, तो क्या स्थिति है जो जिसकी दुकान में गाड़ी घुसी है? जिसकी दुकान थी वो लेडीज है, वो भर्ती है, और जो हमारे भाई हैं उनके पैर पूरे फ्रैक्चर आया है। तो इसके बाद और कुछ गंभीर किसी की मृत्यु नहीं हुई? मृत्यु तो कहती 2 लोग सामने हैं, मृत्यु हो गया। तो उसी दुकान में बैठे थे? हाँ, चाय पी रहे थे लोग, उनकी मृत्यु हो गई। और गंभीर अभी सीरियस लेकिन कॉन्शियस। और 2 लोग ब्रॉड डेड आए थे, 3 जो है वो इनका इलाज चल रहा है, गंभीर है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद आज रसोई गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 25.50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में 84 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाली गैस सिलेंडर की कीमत 834.5 रुपए हो गई है। मुंबई में भी कीमत 25.50 रुपए बढ़ाकर 834.5 रुपए हो गई है। कोलकाता और चेन्नई में ये जो कीमतें हैं, इनके दाम क्रमशः 881 और 850.5 रुपए हो गए हैं। जुलाई का महीना आज से शुरू हो गया है। हर साल इस वक्त लोगों को इंतजार रहता है मानसून की बारिश का, ताकि गर्मी से राहत मिल सके। लेकिन अप्रैल और मई महीने में चलने वाली लू इस बार रास्ता भटक गई है और फिर से जून के आखिर में लौट कर आ गई है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बीते कुछ दिनों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है, जिसके कारण लोगों की हालत खराब हो गई है। जून के आखिरी हफ्ते में दिल्ली एनसीआर वालों का बुरा हाल रहा, तो वहीं आज यानी जुलाई के पहले दिन भी कोई राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। एक तो सूरज का ताप और उस पर भयानक उमस, हर दिल से शायद यही आवाज निकलेगी, उफ इतनी भीषण गर्मी। उत्तर भारत में गर्मी ने कैसे कहर बरपा दिया है और उसका अंदाजा आप कुछ शहरों के तापमान से लगा सकते हैं। दिल्ली में 43 डिग्री, नोएडा में 44 डिग्री, जम्मू में 44 डिग्री, चूरू और जैसलमेर में 45 डिग्री सेल्सियस ये तापमान है। वहीं श्रीनगर में 46 डिग्री, लखनऊ में 29 डिग्री जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। हर किसी के पसीने छुड़ा दिए हैं। तपती गर्मी में कहीं भीषण बिजली कटौती हो रही है, तो कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही है। हाल ही में अंबाला में कपड़े की होलसेल मार्केट में आग लग गई थी। वहीं गर्मी की वजह से बिजली की मांग बढ़ती जा रही है, तो ट्रांसफार्मरों की घटनाएं भी तेज हो गई है। सोनीपत में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती के चलते पीने के पानी की किल्लत हो रही है, जिसके खिलाफ महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब बदली बदली नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री बनर्जी ने पीएम मोदी के लिए बंगाल के स्वादिष्ट आम भेजे हैं। राजनीतिक कड़वाहट दूर करने के लिए नेताओं की तरफ से आम भेजने की एक परंपरा रही है। बंगाल चुनाव से प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री और ममता के बीच जुबानी जंग काफी तेज रही और दोनों ने एक दूसरे पर जमकर हमले किए।
चुनाव के बाद बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के मसले पर भी केंद्र और बंगाल सरकार के बीच गंभीर टकराव देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक अब पीएम मोदी को आम भेजकर ममता ने इस राजनीतिक कड़वाहट को दूर करने का प्रयास किया है। ममता बनर्जी की ओर से प्रधानमंत्री के लिए हिमसागर, मालदा और लक्ष्मण भोग आम भेजे गए हैं। पीएम के अलावा ममता की तरफ से इन आमों की टीकरी एक टोकरी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी भेजी गई है। हालांकि बंगाल के सीएम की ओर से सत्तारूढ़ दल के नेताओं को आम भेजने के बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच रिश्तों में आई कड़वाहट कितनी कम होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।